नमस्कार दोस्तों, रहस्य गाथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां कभी लोग तो रहा करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा रहता है। मेरा नाम अर्पित है। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव धनवाड़ी में रहता हूं। हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। न बिजली, न पक्की सड़कें और न ही कोई सरकारी सुविधा। लेकिन जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसी जगह से जुड़ी है जहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। मैं और मेरा छोटा भाई राहुल हर दिन की तरह उस दिन भी जंगल में लकड़ियां लेने निकले थे। लेकिन उस दिन हमने तय किया कि आज भैरवपुर की तरफ चलते हैं। भैरवपुर एक ऐसा गांव जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा कभी उधर मत जाना, वहां अब कोई नहीं रहता। वो जगह अपशगुन है, शापित है। लेकिन कहते हैं ना, जिस बात के लिए मना किया जाए वो बात करने की जिज्ञासा मन में उफान मारने लगती है। हमने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चल पड़े उस सुनसान रास्ते पर जो जंगल के बीच से होकर भैरवपुर की तरफ जाती है। करीब 1 घंटे चलने के बाद हम उस गांव भैरवपुर पहुंच गए और जो हमने देखा वो हमारी सोच से परे था। वो गांव बिल्कुल जिंदा था। पक्की सड़कें थी, साफ सुथरे घर, बिजली के खंभे और लोग भी वहां पे थे, असली लोग। औरतें वहां आपस में एक दूसरे से बात कर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, कुछ औरतें पानी भर रही थीं एक कुएं से। उन्हीं में से एक औरत से मैंने पूछा, क्या यहां आप लोग रहने लगे हैं? वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे जैसे गांव वाले तो कुछ जानते ही नहीं। तुम लोग काफी पिछड़े हुए हो बेटा। यहां तो सब कुछ है, गैस है, लाइट है, सारी सरकारी सुविधाएं हैं, चौड़ी सड़कें बन गई हैं। उस औरत से बात करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और एक बड़े से आंगन में हमें ढेर सारी सूखी लकड़ियां और गोबर देखने को मिला। सूखी लकड़ियों को देखने के बाद हमें याद आया कि हम तो गांव से लकड़ी लेने निकले थे। तभी उस घर से एक आदमी बाहर निकलते हुआ आया और उसने हम दोनों की जैसे आंखें पढ़ ली हों। हमारे कुछ न पूछने पर भी उसने बोला कि अरे ले जाओ, गोबर और लकड़ियां ले जाओ। हम लोग तो अब गैस पे खाना बनाते हैं। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में गोबर और लकड़ियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। हमने खुशी खुशी बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ और गोबर अपने अपने बोरे में भर लिए और उनको धन्यवाद करके वापस अपने गांव की तरफ मुड़ गए। हम बहुत खुश थे, सोच रहे थे गांव लौटकर सबको बताएंगे कि भैरवपुर तो दोबारा बस गया है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी सोच रखा था कि हम अपने पिताजी से कहकर इसी गांव में आकर बस जाएंगे। यहाँ जिंदगी कितनी सरल है, सुखी है। वापस अपने गांव पहुंचकर काफी थका होने के कारण हम लोग रात का खाना खा के सो गए और दूसरे दिन हम जब सुबह उठे हमने सारे गांव वालों को भैरवपुर की हकीकत बताई कि अरे वहां तो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, गैस की सुविधा आ गई है, इतना बड़ा कुआं है कि सारी गांव की औरतें एक साथ उसमें से पानी निकाल सकती हैं। रंग बिरंगी खिड़कियां और दरवाजे, घरों की ऊंची ऊंची पेंटेड दीवार। हमने न जाने क्या क्या भैरवपुर के बारे में गुणगान किया जो हमने वहां पे देखा था। हमने पूरे गांव वालों को बताया। हमारी बात सरपंच लोगों ने भी सुनी और उसके बाद उन्होंने उस गांव में जाने का फैसला किया। पंचों ने करीब 25 लोगों को इकट्ठा किया और भैरवपुर गांव जाकर निरीक्षण करने का फैसला किया और इस तरह हम जंगल के रास्ते होते हुए भैरवपुर की तरफ फिर से बढ़ने लगे। करीब 1 घंटे जंगल के बीचों बीच चलने के बाद हम भैरवपुर की सीमा में थे। लेकिन आज जब हम गांव वालों को लेकर वापस भैरवपुर में पहुंचे तो वो गांव पूरी तरह से बदल चुका था। जो सड़कें पक्की थी वहां पे टूटी हुई गलियां,
जर्जर मकान, कोई इंसान नहीं, पूरी तरफ सन्नाटा और खामोशी, जैसे वहां कोई सालों से नहीं रहता हो। हमारे गांव वाले विस्मय भरी निगाहों से हमारी तरफ देखने लगे। हमने सबको समझाया, अरे कल यहाँ पे लोग थे, हमने यहीं से लकड़ियां ली थी। औरतें खड़ी हुई यहाँ पे बात कर रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। और ये सड़ी गली जो खिड़कियां दिख रही हैं, ये जीवंत थीं, इस पे रंग बिरंगे रंग रंगे हुए थे। कल ऐसी खंडहर दीवारें नहीं थीं, इन पे पूरी तरह से पेंट लगा हुआ था, पक्की सड़कें थीं। ये सब बोलते बोलते मैं उस घर की तरफ बढ़ने लग गया जहां कल हमने लकड़ियां बीनी थीं। उस घर पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि कल जहां से हमने लकड़ियां उठाई थीं, लकड़ियां तो आज भी वहां पे थीं, लेकिन ये सड़ी हुई गली लकड़ियां थीं। कल की तरह सूखी और सुडौल कटी हुई लकड़ियां नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि ये लकड़ियां पूरे साल बारिश के पानी में पड़ी पड़ी सड़ चुकी हैं। और जिन लकड़ियों को हमने छुआ था, जहां से हमने लकड़ियां उठाई थीं, कुछ लकड़ियों पर तो खून के निशान थे। मैं भागकर उस कुएं के पास भी गया जहां कल औरतें पानी भर रही थीं। हमने कल यहां पानी भी पिया था। मैंने झांक कर उस कुएं के अंदर देखा तो मुझे अंदर से एक गाने के गुनगुनाने की आवाज आई, जैसे कोई औरत धीमी आवाज में लोरी सुना रही हो। मेरी नजरें उस आवाज का पीछा करते हुए कुएं के अंदर देखने लगी। मैं थोड़ा और झुका कि तभी एक ठंडा काला हाथ कुएं से बाहर निकला और मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं डर के मारे कांप गया। मेरे मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी। मेरी आवाज जैसे गले में ही घोटी सी रह गई हो। कि तभी भला हो मेरे गांव वालों का, जो मेरे पीछे पीछे कुएं तक आए और उन्होंने मेरे को कुएं के अंदर गिरता हुआ देख तुरंत पकड़ के बाहर खींच लिया। मैं तुरंत उस कुएं से दूर गांव वालों के पास दौड़ा और हाँफते हुए उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पिताजी जो उन गांव वालों के साथ इस गांव में आए हुए थे, उन्होंने मेरे दहशत को कम करने के लिए मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया और मुझ पर जोर से चिल्लाए कि मैंने मना किया था ना कि यहां मत आना। तभी हमारे गांव के सरपंच ने सबको तुरंत वापस गांव लौटने का आदेश दिया। हम सब वापस अपने गांव की तरफ तेज कदमों से चलने लगे। गांव पहुंचने के बाद हमारे सरपंच ने बताया कि करीब 14 साल पहले वहां जल डायन का साया आया था। एक ही रात में 100 से ज्यादा परिवार मारे गए थे। जो लोग कुएं के आसपास थे वो बच नहीं पाए। जो लोग गांव से दूर गए थे उनमें से कुछ लोग बच गए। इस तरह लगातार उस गांव में जल डायन का प्रकोप चालू रहा और मौतें होती रहीं। कुछ लोग वहां से पलायन करके दूसरे गांव में चले गए और उन लोगों ने ही ये किस्सा आसपास के गांव में बताया। और यही कारण है कि हमने उस गांव की तरफ जाने के लिए सबको मना कर रखा था। और उस कुएं में वो डायन आज भी जिंदा रहती है। कहा जाता है जो वहां झुकता है वो लौट कर नहीं आता। वो दिन था और आज का दिन हमने उस गांव की तरफ कभी रुख नहीं किया। लेकिन आज भी जब मैं उस दिशा में देखता हूँ तो मुझे कुएं से एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज याद आ जाती है, जैसे शायद वो मुझे फिर से बुला रही हो।